दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं व्याख्या को लेकर के। व्याख्या से संबंधित प्रश्न अक्सर बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अकादमिक परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा, दोनों में ही समांतर रूप से व्याख्या से संबंधित प्रश्न आते हैं। गद्यांश या पद्यांश देकर के उसकी से प्रसंग व्याख्या करवाते हैं, या सामान्यतः गद्यांश पद्यांश देकर के उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब तक उस गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या आप नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तब तक उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम व्याख्या कैसे करें, उसके कौन कौन से विभाजन करें व्याख्या से पूर्व, उन सब को विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ उदाहरण के द्वारा भी हम आपको ये बातें समझाएंगे कि किसी गद्यांश या किसी पद्यांश की व्याख्या किस तरह से करें। तो आइए हम वीडियो शुरू करें। उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं। व्याख्या। गद्य और पद्य में व्यक्त भावों अथवा विचारों को विस्तार पूर्वक लिखने को व्याख्या कहते हैं। सरल शब्दों में व्याख्या किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को कहते हैं। व्याख्या में पद, निर्देश, अलंकार, कठिन शब्दों का अर्थ तथा समानांतर पंक्तियों से तुलना आवश्यक है। व्याख्या न भावार्थ है और न आशय, यही इन दोनों से भिन्न है। नियम भी भिन्न है। इसमें परीक्षार्थी को अपने अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रदर्शन की पूरी स्वतंत्रता रहती है। व्याख्या के कौन कौन से अंग हैं? परिचय, प्रसंग, व्याख्या यानी कि विषय का विवेचन, अर्थ भी कहते हैं इसको, अन्य। तो ये 5 अंग इसके प्रमुख रूप से हैं। इसमें 1-2 अंग और भी होते हैं, आगे भी उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन ये प्रमुख हैं। परिचय। इसमें गद्यांश या पद्यांश के लेखक एवं मूल कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, जिस भी विधा का वह गद्यांश पद्यांश है आदि का नाम लिखकर उनका परिचय दिया जाता है। हम उदाहरण से बात करेंगे बाद में कैसे दिया जाता है। प्रसंग निर्देश व्याख्या का अनिवार्य अंग है, इसलिए व्याख्या लिखने के पूर्व प्रसंग का उल्लेख कर देना चाहिए, पर प्रसंग निर्देश संक्षिप्त होना चाहिए। परीक्षा भवन में व्याख्या लिखते समय परीक्षार्थी प्राय 2-2, 3-3 पृष्ठों में प्रसंग निर्देश करते हैं और कभी कभी मूल भाव से दूर जाकर लंबी चौड़ी भूमिका बांधने लगने। ये ठीक नहीं है। उत्तम कोटि की व्याख्या में प्रसंग निर्देश संक्षिप्त होता है। ऐसी कोई भी बात न लिखी जाए जो अप्रासंगिक हो। अप्रासंगिक बातों को ठूंस देने से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अतः परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्याख्या में कोई बात फिजूल और बेकार न हो। प्रसंग निर्देश विषय के अनुकूल होना चाहिए। विषय का विवेचन। व्याख्या में मूल भावों और विचारों का समुचित और संतुलित विवेचन होना चाहिए। यहाँ परीक्षार्थी को अपनी स्वतंत्र बुद्धि और विद्या से काम लेने का पूरा अधिकार है। विषय के विवेचन में विचारों के सत्यासत्य का निर्णय किया जाता है, इसलिए विचारों का विवेचन करते समय विद्यार्थी को विषय के गुण और दोष दोनों की समीक्षा करनी चाहिए। यदि वह चाहे तो उसके एक ही पक्ष का विवेचन कर सकता है, लेकिन अच्छी व्याख्या में विचारों या भावों का संतुलित विवेचन अपेक्षित है। यदि छात्र मूल भावों से सहमत है तो उसे उसकी तर्क संगत पुष्टि करनी चाहिए, और यदि असहमत है
तो वह उसका खंडन भी कर सकता है। व्याख्या में खंडन मंडन से पहले मूल भावों का सामान्य अर्थ अथवा भावार्थ लिख देना चाहिए, ताकि परीक्षक यह जान सके कि छात्र ने उसका सामान्य अर्थ भलीभांति समझ लिया है। व्याख्या में भावार्थ अथवा आशय का इतना ही काम है। भावार्थ के भाव विषय का विवेचन होना चाहिए। व्याख्या लिखने के लिए पहले लंबी लंबी पंक्तियां दी जाती थी, लेकिन अब एक दो पंक्तियों या वाक्यों का अवतरण दिया जाता है। इन दो तरह के अवतरणों की व्याख्या लिखते समय थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। जब कोई बड़ा सा अवतरण व्याख्या के लिए दिया जाए, तब समझना चाहिए कि इसमें अनेक विचारों का समावेश हो सकता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को अवतरण के मूल और गौण भावों की खोज करनी चाहिए। इसके विपरीत जब एक दो पंक्तियों का अवतरण दिया जाए, तब विद्यार्थी को उन्हीं शब्दों का विवेचन करना चाहिए जिनसे भाव स्पष्ट हो जाए। छोटे अवतरणों में भावों की अधिकता रहती है। व्याख्या में इन्हीं गूढ़ भावों का विस्तार होना चाहिए। सम्यक विवेचन के बाद अंत में कठिन शब्दों का अर्थ टिप्पणी के रूप में दे देना चाहिए। अन्य अन्य में छंद, अलंकार, रस, काव्यगुण और दोष की चर्चा की जा सकती है। व्याख्या के लिए अन्य आवश्यक निर्देश कुछ और है। वो क्या क्या है? मूल अवतरण से व्याख्या बड़ी होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई के संबंध में कोई निश्चित सलाह नहीं दी जा सकती। विद्यार्थी को सिर्फ यह देखना है कि मूल भावों अथवा विचारों का समुचित और संतोषजनक विवेचन हुआ या नहीं। इन बातों को ध्यान में रखकर अच्छी और उत्तम व्याख्या लिखी जा सकती है। इसके बजाय इसमें निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। व्याख्या में प्रसंग निर्देश अत्यावश्यक है। प्रसंग निर्देश संक्षिप्त, आकर्षक और संगत होना चाहिए। व्याख्या में मूल विचार या भाव का संतोषपूर्ण जवाब या विस्तार हो। अंत में शब्दार्थ लिखे जाएं। मूल विचारों का खंडन या मंडन किया जा सकता है। मूल विचारों के गुण दोषों पर समान रूप से प्रकाश डालना चाहिए। यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उस पर अंत में टिप्पणी दे देनी चाहिए। अब यहाँ पर हम कुछ व्याख्या के कुछ उदाहरण देकर उनकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें देखें आप। जैसे कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ी व्याघात। अब सबसे पहले परिचय देना है इसका। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा काव्य से ली गई हैं। ये परिचय हो गया। अब आप और भी लिख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त किस काव्य धारा के कवि हैं, कौन सी विशिष्ट उनकी रचना है, ये सिर्फ एक दो पंक्ति बस, और क्या कविताओं की विशेषताएं हैं। प्रसंग में इन पंक्तियों में यशोधरा अपने पति के चुपके से जाने की शिकायत अपनी सहेली से करती है। इनके माध्यम से कवि ने पुरुष एवं स्त्री के मनोभावों को अभिव्यक्त किया है। व्याख्या अब इस काम करते हैं, इसका अर्थ लिखते हैं। कुछ वर्षों तक दाम्पत्य जीवन बिताने के बाद यशोधरा यानी कि सिद्धार्थ की धर्मपत्नी ने यह सहज ही जान लिया था कि उसका पति सांसारिक सुखों की सीमाओं में बंधने वाला साधारण मनुष्य नहीं है। इसका आभास उसे पहले ही मिल चुका था। अतः वह जानती थी कि सिद्धार्थ का वन गमन का महा भी निष्क्रमण स्वाभाविक था। लेकिन गौतम एक रात चुपके से छोड़कर चले गए। यशोधरा को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उसके स्वामी उससे बिना कुछ कहे इस तरह चुपके से क्यों चले गए। यह बात उसे कांटे की तरह चुभने लगी। अर्थ विश्लेषण। यशोधरा ये जानकर गौरवान्वित हुई कि उसके पति जीवन के एक महान लक्ष्य की पूर्ति में संसार के कल्याणार्थ गए हैं। सिद्धार्थ जैसे महापुरुष की धर्मपत्नी होने का उसे गर्व है, लेकिन दुख की बात यह है कि वे बिना कुछ कहे सुने चले गए। सिद्धार्थ का चोरी चोरी जाना यशोधरा को बहुत खला। जैसे उसके हृदय पर गहरा आघात हुआ, वह तड़प उठी और विकल हो गई। ऐसा कर गौतम ने नारी के स्त्रीयोचित अधिकार, विश्वास और स्वत्व पर गहरी चोट की। नारी का स्वाभाविक मान इसे क्यों कर सहन करे। आदर्श नारी सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपमान का घूंट कैसे पी सकती है।
कभी कभी नारी की आत्म गौरव भावना स्त्री हट का रूप धारण कर लेती है, लेकिन यशोधरा में इसका अभाव है। वह अपने पति की पलायनवादी मनोवृत्ति का विरोध करती है और कहती है कि महापुरुषों को चोरी चोरी गृह त्याग करना शोभा नहीं देता। विवेचन। प्रश्न यह है कि यशोधरा से बिना कुछ कहे सिद्धार्थ ने पलायन क्यों किया। सिद्धार्थ श्रृंगार भाव से न सही कर्तव्य भाव से अवश्य ही यशोधरा को अपने गृह त्याग का पूर्व परिचय दे देना चाहते थे, लेकिन नारी की स्वाभाविक दुर्बलता से वे अच्छी तरह अवगत थे। उन्हें यह शंका थी कि यदि वे पलायन की बात यशोधरा से कह देंगे तो वह निश्चित ही उनके पथ की बाधा बन जाएगी, फिर उनकी योजना सफल न हो पाती। उनकी शंका निराधार न थी। वे अपने ही वंश में राम के साथ वन जाने वाली सीता का हठ देख चुके थे। ऐसी अवस्था में सिद्धार्थ के लिए दूसरा और कोई रास्ता न था। अतः यह स्पष्ट है कि सिद्धार्थ का चोरी चोरी जाना सार्थक था। लेकिन यशोधरा के लिए यह अभिशाप हो गया। एक सजग और जागरूक नारी के लिए इतना क्या कम था कि उसका पति उसे मुक्ति मार्ग की बाधा नारी समझे। फिर नारी का स्वाभिमान क्यों न उत्तेजित हो। सच तो यह है कि नारी और पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार यशोधरा और सिद्धार्थ के दृष्टिकोण अपने में सत्य हैं। दोनों के विचार स्वाभाविक हैं। शब्दार्थ। सिद्धि हेतु सांसारिक माया तथा बंधनों को जीतने के लिए व्याघात यानी कि गहरा आघात। अन्य में छंद अलंकार रस काव्य गुण और दोष की चर्चा भी की जा सकती है। तो यहां पर यह व्याख्या हुई। देखिए, व्याख्या में दोनों पक्ष लिख दिए। यशोधरा क्यों उसे रोकना चाहती है और सिद्धार्थ क्यों जाना चाहते हैं। तो ये दोनों पक्ष इस तरह से आने चाहिए। एक और व्याख्या का उदाहरण हम देखते हैं। व्याख्या का दूसरा उदाहरण। तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुम्हारी आंखों पर चर्बी छाई हुई है, कंगाल ही कलयुग का कल की अवतार है। सबसे पहले परिचय। ये पंक्तियां हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानी लेखक राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी दरिद्र नारायण से ली गई है। इसका प्रसंग। इन पंक्तियों में लेखक धनवानों को यह बताना चाहता है कि इस युग में कंगाल ही भगवान हैं। वे भगवान को पाने के लिए तीर्थों में जाकर पंडों को धन का दान करते हैं, पर वह धन कंगालों या गरीबों को मिलना चाहिए, क्योंकि कंगाल ही धन के सही अधिकारी हैं। व्याख्या। धनी लोग धन के घमंड में चूर हैं। वे गरीबों की दर्द भरी कहानी नहीं सुनते। उनकी आंखों पर घमंड का चश्मा चढ़ा है या उन पर चर्बी छाई है। जब तक वे इस चश्मे को उतार नहीं फेंकते, तब तक कलयुग के कल की अवतार के दर्शन नहीं कर सकते। इस युग का भगवान कंगाल है, गरीब है। उसकी सेवा ही आज भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। अब इसके अंदर और सारी चीजें अन्य वगैरह ये अवतरण ये सब लिख सकते हैं आप इसको समझने की दृष्टि से। तीसरा एक और उदाहरण देखें। माला फेरत जुग गया, गया ने मन का फेर, कर का मन का छाड़ी के, मन का फेर। परिचय में प्रस्तुत दोहा साहित्य सरिता नामक पुस्तक से संकलित कबीरदास की साखियों से लिया गया है। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण परंपरा के विशिष्ट कवि कबीर का यह दोहा है। प्रसंग में महज 48 मात्राओं के इस छंद में महान निर्गुणवादी संत कबीर ने एक गहरा अनुभव व्यक्त किया है। पाखंड का विरोध कर मूर्ति पूजा का खंडन इस दोहे में कबीर करते हैं। व्याख्या। उनका कहना है कि माला फेरते फेरते तो अनगिनत वर्ष बीते, परंतु मन का फेर न गया, अर्थात मन का मैल न धुला, कपट न मिटा। अतः यह आवश्यक है कि हाथ की सुमरिणी छोड़कर मन की सुमरिणी फेरनी ही आरंभ कर दें। इस दोहे में कबीर ऐसे ढोंगियों को फटकारते हैं जो दुनिया को ठगने के लिए एक ओर माला जपते हैं और दूसरी ओर फरेब का जाल बुनते हैं। उनके लिए माला मानो धोखे की पट्टी है, जिसकी आड़ में वे मनमाना शिकार खेलते हैं। किंतु सच्चे भक्त जानते हैं कि प्रभु उसी पर प्रसन्न होता है जिसका हृदय निर्मल हो, निष्कपट हो, छल छदमहीन हो। गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि भगवान राम की वाणी है, निर्मल जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
अन्य में प्रस्तुत दोहे में यमक अलंकार है। मन का और मन का एक ही स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति है, किंतु दोनों में भेद है। एक मन का अर्थ मन का भाव है और दूसरे मन का अर्थ माला है। अनुभव की गहराई से निकली हुई कबीर की ये वाणी सहज रूप से अर्थवान तो है ही, अलंकृत भी हो गई है और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। इस तरह से व्याख्या का ये टॉपिक पूर्ण होता है। आशा करते हैं ये आपकी समझ में आया होगा और आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं क्या कुछ खास आपको लगा, किस तरह से वीडियो आपको लगी। और यदि कुछ समझ में न आया हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं क्या समझ में नहीं आया, हम उसे फिर से और आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। और अपने दूसरे सहपाठियों के साथ में वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। और हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ, हर वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं कटता है, कोई नुकसान नहीं होता है, कुछ भी अतिरिक्त नहीं होता है। बस सिर्फ एक संदेश होता है, एक सूचना होती है। वो आपके, यदि आपने YouTube चैनल अपना बना रखा है, नहीं बना रखा है तो आपने जो मेल बना रखा है उसके आधार पर सिर्फ एक सूचना आती है, इस वीडियो पर नई वीडियो आ गई इस चैनल पर, ये सूचना है सिर्फ। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।